Hello बच्चों. So we have started the chapter number 2 and we were discussing about the digestive system of the human being. Till the topic we have discussed the part of digestive system in which we have to study. We have to study in two parts. First we have to discuss about this alimentary canal, and next we have to see the associated gland which is linked with the different parts of the alimentary canal. First of all, we have to know what is alimentary canal. Alimentary canal is a pathway, or we can say the path through which the food flows. Clear? It starts from mouth and end at anus. ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में अगर देखना चाहते हैं, हिंदी में अगर मीनिंग जाने तो इसको बोलते हैं आहार नली. ठीक है, तो जो भी मतलब भोजन के द्वारा पाथ फॉलो किया जाएगा उस पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये पाथ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. देखो, सबसे पहले माउथ स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको माउथ दिखाया गया है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स. ये पोर्शन आज जो आपको दिख रहा है ये होता है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? ये जो ऊपर वाला हल्का स्वेलन पार्ट दिख रहा है, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होता है. किसके लिए? फूड और विंड पाइप के लिए. आपको पता भी है कि हमारे फॉरवर्ड साइड या आगे के साइड क्या होता है? विंड पाइप होता है, और पीछे के साइड क्या होता है? फूड पाइप होता है. फूड पाइप को हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं. इधर आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर फूड फेरिंग से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा. फिर ईसोफेगस से चल के फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक के अंदर. और स्टमक के अंदर जो भी फूड होता है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है और बाकायदा उसका डाइजेशन होता है. फिर आगे वो फूड मूव करता है फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए. डाइजेशन होने के बाद, डाइजेस्ट फूड कम्प्लीटली होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाता है. फिर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये आपको लार्ज दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा, ये आपका क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, बड़ी आंत, हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत. वो छोटी आंत थी, ये बड़ी आंत. देखो, जो छोटी आंत बड़ी आंत है, इसको मतलब स्मॉल और लार्ज किस बेसिस पे नाम दिया गया है? तो देखो, इसको नेम दिया गया है साइज के बेसिस पे. तुम डायामीटर देखोगे, चौड़ाई देखोगे, तो बड़ी आंत की जो चौड़ाई है वो तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगी. छोटी आंत की जो चौड़ाई है वो कम होगी, वो तो है ही है. इसके साथ साथ जो बड़ी आंत का साइज है वो कम होता है, छोटी आंत का साइज ज़्यादा होता है. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो होता है नियर अबाउट 6 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का साइज जो होता है 1.5 मीटर का होता है. तो लेंथ के बेसिस पे बिल्कुल नहीं देखते हैं इसको. लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होती है ज़्यादा होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई क्या होती है? कम होती है. लेकिन लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं. ठीक, तो अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल देख लिया, पूरा पाथवे देख लिया. अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड. ठीक, जो भी एलिमेंट्री कैनाल को हम पढ़ेंगे, जो भी पाथवे में जिस भी स्ट्रक्चर से जो भी ग्लैंड जुड़ा होगा उसकी हम डिस्कशन करेंगे. पहले तो ग्लैंड हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड जो होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सेल के ऐसे ग्रुप होती हैं जो थोड़ा मॉडिफाई होके सिक्रीटरी नेचर की हो जाती है. मीन्स ये सिक्रीशन करने लगती है. ठीक है, तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करने लगे? सिक्रीशन करने लगे, मतलब अपने से कुछ चीज़ें रिलीज करने लगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम ग्लैंड्स बोलते हैं. तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ग्लैंड्स आपको दिखेगी. तो हम यहाँ पर कौन से ग्लैंड की बात करने वाले हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी लिंक्ड होगा उसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे. ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड क्यों लिखा? कि एलिमेंट्री कैनाल से जो लिंक्ड ग्लैंड होगी, जो भी जुड़ी हुई ग्लैंड रहेंगी, उनकी हम बात करेंगे. क्लियर हो रही बात?
चलिए, तो सबसे पहले हमें माउथ देखना है। माउथ के अंदर हम सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे, और सलाइवरी ग्लैंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, तो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर। उसके बाद आएगा लीवर, एंड लीवर की खास बात यह है कि लीवर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको अगला जो ग्लैंड मिलेगा वो मिलेगा पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज, इसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, और पेनक्रियाज ही एंजाइम के साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक बोले तो एक्टिविटीज़ में रोल होता है, जो है इंसुलिन। और इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो जो भी पेशेंट होता है वो डायबिटीज़ से जूझने लगता, मीन्स उसको डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक। डायबिटीज़ बोले तो शुगर की बीमारी हो जाती है। तो पेनक्रियाज हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए। अगर ब्लड का ग्लूकोज कम नहीं होगा तो पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम अ डिसीज नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं, ठीक। अगला ग्लैंड हमें दिखाई देगा इंटेस्टाइन के अंदर, इस छोटी आंत के अंदर, जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये पाथवे और ग्लैंड की बात थी, ठीक है। तो हम माउथ वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं, बक्कल कैविटी। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो टीथ, टंग हमने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से सलाइवरी ग्लैंड के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है, और या फिर बोले 6 इन नंबर होता है। 3 जोड़ी होता है, या फिर बोले 3 जोड़े को करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे नंबर में। और ये 3 जोड़ी क्या क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर? पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड आपको चीक रीजन में मिलेगा, सब मैंडिबुलर आपको इस मैंडिबल के जस्ट नीचे मिलेगा, और सब लिंगुअल टंग के नीचे मिलेगा, ठीक है। तो सबकी 2-2 पेयर होते हैं, जैसे ये इस साइड एक पैरोटिड होगा तो एक इधर होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो एक इधर होगा, टंग के साइड, दोनों साइड पे। तो 6 नंबर में होती है, और 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी, और नंबर में 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, जो भी सलाइवरी ग्लैंड निकालती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, SG फॉर स्टैंड फॉर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के लिए है। तो जो भी सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड का होता है उसे हम सलाइवा बोलते हैं, और हिंदी में से लार ग्रंथि बोलते हैं, और जो भी सिक्रीशन होता है उसे बोलते हैं लार, ठीक है। अगर तुम सलाइवा को देखो तो उसके अंदर क्या क्या होता है, पहले तो वाटर आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है? वाटर होता है। बहुत सारे सॉल्ट्स आपको दिखाई देंगे, NaCl है, KCl है, ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स दिखाई देंगे। मिनरल्स मतलब बोले तो आयंस दिखाई देंगे, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ अमाउंट में आपको यूरिया भी प्राप्त होगा, तो आपके सलाइवा के अंदर थोड़ी मात्रा में यूरिया भी होता है, बहुत छोटे से अमाउंट में। लास्ट उसके बाद देखें, फिर एक एंजाइम होता है इस सलाइवा के अंदर जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या फिर इसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और जिस बच्चे ने पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसको शायद एंजाइम के बारे में नहीं पता होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा दे, उसे हम क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट। और बायो मतलब लिविंग, तो हमारे अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उसके रेट को कौन बढ़ाता है? एंजाइम। रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, समझे? अगर आप एक बार फूड खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं, तो अगर एंजाइम ना हो तो जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है ये आपका 50 साल में पूरा होगा। कितने साल में? 50 ईयर्स में पूरा होगा, ठीक है। और अगर आपके एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेशन हो रहा है तो बहुत आसानी से 4 से 5 घंटे में आराम से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ we are going to discuss about the last thing which is present in saliva, that's a lysozyme. लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? बैक्टीरियल को किल करता है, मीन्स बैक्टीरियाज को किल करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल करने वाला कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम,
ठीक है, तो लाइसोजाइम इट किल्स द बैक्टीरिया। और एक के भी यहाँ पे है आज का, क्या है कि इफ वी यू सी द 1 ml ऑफ सलाइवा देन इट कंटेन्स नियर अबाउट 500 मिलियन बैक्टीरिया। कितने? 500 मिलियन बैक्टीरिया 1 ml सलाइवा में होता है, ठीक है। और उस सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम भी होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो बहुत सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। एक तो इम्यूनिटी है, वो आपको पता है, एंटीबॉडी बनाना, साथ साथ इसके अलावा वेरियर्स भी हैं, जैसे स्किन भी है, डायरेक्ट इंटरनल एंट्री नहीं करने देता है किसी भी वायरस या फिर बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अगर इस सलाइवरी एमाइलेज के फंक्शन को तुम देखना चाहते हो तो फिर देखो यहाँ पे दिखाया गया है। सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है? जब भी स्टार्च, जो भी खाने के अंदर स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है क्या, स्टार्च। स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगला के भी आज का क्या है? प्लांट स्टोर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक। और अगर एनिमल का आप जानना चाहते हो तो एनिमल जो स्टोर करते हैं अपना फूड किस फॉर्म में करते हैं? यस, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ग्लाइकोजन की स्पेलिंग क्या होती है? GYLYCOGEN, ठीक है, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? अपने लीवर में, मसल सेल में और नर्व सेल्स में स्टोर होती हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे अंदर फूड स्टोर होता है और प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक। तो सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है? जो भी स्टार्च होता है फूड में, ये ऐसे फॉर सलाइवरी एमाइलेज, तो जो भी एरो पे लिखा होगा वो एंजाइम लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बोले तो कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना कहलाता है डाइजेशन। यही तो डाइजेशन था ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक कर देना कहलाता था डाइजेशन। और यहाँ पे भी स्टार्च कॉम्प्लेक्स था, बहुत बड़ा होता है, और उसको तोड़ दिया गया सुक्रोज के फॉर्म में, तो हुआ ना डाइजेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये माउथ की बात थी, फूड माउथ में था, माउथ के अंदर सारी प्रोसेसेस हो चुकी है। तो माउथ के अंदर क्या क्या हुआ? पहले टीथ से हमने फूड को ग्राइंड किया, टंग से हमें टेस्ट पता लगा, फिर टंग हेल्प करती फूड को फर्दर मूव कराने में, ठीक है। और साथ साथ जो भी तुम देखो सलाइवा जो निकला था सलाइवरी ग्लैंड से, वो फूड के साथ मिक्स हुआ और स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें? सुक्रोज में, डाइजेस्ट फॉर्म में, डाइजेस्ट हो गया सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। अगला, अब फूड मूव करके कहाँ पहुंचेगा? माउथ से फेरिंग्स में जाएगा। तो फूड विल मूव टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। तो फूड विल मूव टू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ। माउथ से फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स के अंदर जाएगा। फेरिंग्स को कॉमन चैम्बर बोलते हैं फूड और एयर का, ठीक। जब फूड जा रहा होगा फेरिंग्स में, ठीक है, तो फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन चैम्बर होता है फूड और एयर के लिए। तो यानी कि वहाँ उसी फेरिंग से दोनों पाइप जुड़ी होती हैं। क्या? कौन कौन सी? एयर पाइप और पूछे फूड पाइप। एयर पाइप आगे, फूड पाइप पीछे, ठीक है, 2 पाइप्स है अपने पास। तो जो भी फूड होता है, फूड को कहाँ जाना है? फूड पाइप में, मतलब पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए आगे वाले रास्ते को बंद करना पड़ेगा, तभी तो पीछे जाएगा, नहीं तो आगे वाले रास्ते में जाएगा और लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में पहुंचने से पहले अगर आपके ट्रैकिया में जाएगा, जैसे विंड पाइप में एंटर करेगा, तुरंत आपको कफिंग होने लगी, खांसी आने लगेगी, ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़ पाए बॉडी की, मतलब जो भी एयर पाइप है उससे बाहर निकल जाए। क्लियर? तो एयर पाइप में फूड ना जाए इसके लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप ढक्कन होता है, जो कि क्या कर, जिसका नाम क्या होता है? एपिग्लॉटिस। क्या नेम होता है? एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये इधर लिखा नेम एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है? फूड को प्रिवेंट करता है किसमें इंटर करने से? विंड पाइप में एंटर करने से, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? अ कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर एपिग्लॉटिस फूड को जाने नहीं देता है, ठीक। अब फूड कहाँ जाएगा?
फेरिंग से आगे वो ढक्कन बंद हो गया, आगे का एपिग्लॉटिस क्लोज हो कर दिया विंड पाइप को, अब चला गया फूड फूड पाइप में। ठीक, अब फूड पाइप से नीचे कैसे जाएगा? कभी आपने देखा होगा कोई भी पाइप आपके घर में होगा, जैसे ये पाइप है, इसमें अगर बॉल फंस गई है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको नीचे लाना, तो क्या करते हो, इस पाइप को हिलाते हो ना, या फिर तुम क्या करते हो, अगर ये बोले तो पुशेबल है, मतलब ये पुश हो सकता है, सॉफ्ट है, तो यहाँ पुश करते हो ऊपर के साइड, ये नीचे बढ़ जाता है, फिर ऊपर साइड पुश करते हो, फिर नीचे चला आता है। मीन्स इसमें क्या करते हो, ये ऐसे पुश किया, ये दबा, बॉल आगे चढ़ गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में फिर से यहाँ, जैसे यहाँ बॉल पहुंची, यहाँ पुश करोगे, दबाओगे, ठीक है, ऐसे पिंच करोगे, बॉल और आगे, फिर पिंच किए, बॉल आगे, फिर पिंच किए, बॉल आगे। ऐसे ही लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदम के साथ लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो भी मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। मीन्स रिदम के साथ एक बोले तो सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन होना, लगातार जो भी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होना कहलाता है पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस अभी हमने फूड पाइप में देखा है, ऐसे पेरिस्टालिसिस हम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन सब में देखेंगे। तो पेरिस्टालिसिस क्या होता है? रिदमिक मूवमेंट होता है किसका? लॉन्गिट्यूडनल मसल, मतलब जो भी मसल प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऐसे सीधी सीधी जो भी मसल्स प्रेजेंट हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उनका क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिदमिक मतलब बोले तो एक रिदम के साथ, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, इसी को बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नोन एज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, अब फूड फूड पाइप से पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से फूड कहाँ पहुंच जाएगा? स्टमक के अंदर। ठीक, स्टमक के अंदर फूड आ गया है। फूड स्टमक के अंदर 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है, 4 से 5 घंटे के लिए रहता है प्रॉपरली, यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टमक के तुम पार्ट्स देखोगे तो एक ऊपर के साइड जो तुम्हें दिखेगा स्टमक, ये स्टमक तुम्हें बनाया हुआ दिख रहा है, ये स्टमक, ये का जो पार्ट है वो है, पहला होता है कार्डियक, ठीक है, फिर उसके बाद होता है फंडस, बीच में होता है बॉडी, और सबसे नीचे जो स्टमक का पार्ट होता है पायरोलिक। ठीक, ये हो गया। देखो, स्टमक के अंदर एंटर करने से पहले क्या होता है? एक दरवाजा होता है, एक स्फिंक्टर होता है। तो कार्डियक वाले पार्ट में क्या होता है? एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ देखोगे, इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की स्पेलिंग इधर भी है, उधर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ इससे लिख सकते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर ऊपर होता है, नीचे भी जब स्टमक को लीव करेगा फूड तो उसको भी एक दरवाजे के थ्रू बाहर निकलना होगा। जैसे दरवाजे के थ्रू एंटर करेगा वैसे दरवाजे के थ्रू बाहर भी निकलता है, तो इसे बोलते हैं हम पायरोलिक स्फिंक्टर। तो स्टमक के 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायरोलिक, और 2 स्फिंक्टर, पहला ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर, नीचे पायरोलिक स्फिंक्टर। ठीक है, पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल जहाँ जहाँ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे। तो देखो, कार्डियक के अंदर तुम देखोगे, सॉरी, स्टमक के अंदर तुम देखोगे तो जो ग्लैंड होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रिक, तो ग्लैंड ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो भी ग्लैंड स्टमक में है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, कितनी सेल से मिलके बना होता है, ये देखते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तुम अगर उसको ध्यान से देखो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है। पहले का नाम होता है चीफ और पेप्टिक सेल। पहले का नेम क्या होता है? चीफ या फिर पेप्टिक सेल। दूसरे का नेम होता है म्यूकस नेक सेल। क्या होता है? म्यूकस नेक सेल। और तीसरा जो होता है, लास्ट होता है पेराइटल या ऑक्जेनेटिक सेल। पेराइटल या फिर ऑक्जेनेटिक सेल। अब तीनों का फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, जो चीफ या फिर पेप्टिक सेल है ये एक एंजाइम निकालता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव मतलब ये मतलब वर्किंग फॉर्म में नहीं होता है, इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीफ सेल है या पेप्टिक सेल ये एक एंजाइम निकालता है, सिक्रीट करता है, जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन एंजाइम कहाँ से निकलता है? पेप्टिक सेल से। ठीक है, और किसके अंदर निकल रहा, कौन से ऑर्गन के अंदर? ये लीवर नहीं, स्टमक के अंदर। ठीक, चलो
अब अगला क्या है, म्यूकस नेक्सल। म्यूकस नेक्सल क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, गमी लाइक सब्सटेंस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी फूड रहेगा वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा, आगे स्लिप कर सकेगा। इसके अलावा अभी देखेंगे इस म्यूकस का एक और फंक्शन है क्या, लेकिन फंक्शन तब पढ़ेंगे जब ये आगे हम इसको पढ़ लेंगे, पेराइटल सेल को। तो पहले जानते हैं पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है। तो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ये निकालता है HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनता है। कौन बनाता है, स्टमक की पेराइटल सेल, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो भी तुम विटामिन B12 खाते हो उसका एब्जॉर्प्शन कौन से फैक्टर की वजह से होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, ठीक है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इंसान को हो जाता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस, CIOUS, परनीशियस एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है RBC के नंबर में कमी हो जाना, जो भी ब्लड में RBC है उसके नंबर में कमी हो जाना। तो इस कमी क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। कब होगा, जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको कौन सा एनीमिया हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक। चलो।